नमस्कार मित्रों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के इस लेक्चर में, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शिक्षा को परिभाषित किया था, शिक्षा को समझने का प्रयास किया था। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो दूसरा शब्द है मनोविज्ञान, उस मनोविज्ञान शब्द को समझने की कोशिश करेंगे और उस मनोविज्ञान शब्द की गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर इन दो शब्दों की बात करते हैं, हमने शिक्षा को पिछले लेक्चर के अंदर परिभाषित किया और अब आप समझ चुके होंगे कि शिक्षा जो वर्तमान संदर्भ में इसकी परिभाषा है, मनुष्य के व्यवहार को परिमार्जित और संशोधित करने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। वो शिक्षा जो जन्म से लेके और मृत्यु तक, अगर मैं व्यापक अर्थ में कहूं तो जन्म से लेके और मृत्यु तक हम जो कुछ भी सीखते हैं और जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में संशोधन होता है, हमारे व्यवहार में परिमार्जन होता है, वो हमारी शिक्षा है। लेकिन शिक्षा को समझने के बाद आज दूसरे शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, मनोविज्ञान को। जब शिक्षा और मनोविज्ञान समझ में आएगा तो शिक्षा मनोविज्ञान पर चलेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो हम इसकी बेसिक अवधारणा, इसकी प्रकृति, इसका क्षेत्र, इसका महत्व, ये पढ़कर और फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग कंटेंट पर, अलग अलग प्रकरण पर जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी में लर्निंग का चैप्टर जब आएगा तो गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश की बात करता है, तो हम यही तो कर रहे हैं। हम पहले शुरुआत में विषय को उसके पूर्ण स्वरूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं और फिर हम इसी शिक्षा मनोविज्ञान के एक एक अंग पर, एक एक प्रकरण पर, एक एक टॉपिक पर, एक एक यूनिट पर चलने की कोशिश करेंगे। आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ एक एक चीज जो मैं समझाता हूं, जब आप शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़े तो अपने कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगाकर और अपने मोबाइल को, अपने टैबलेट को सामने रखकर और बहुत अच्छे से और एकदम कॉन्शियस होकर मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान आपको समझ में आएगा। ये रट्टे मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये लाइन टू लाइन रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है और समझ विकसित करने का सब्जेक्ट है। मैं बताना चाह रहा हूं, जब मनोविज्ञान शब्द की बात करता हूं, आज जिस शब्द को मैं ले रहा हूं वो शब्द है मनोविज्ञान। वो मनोविज्ञान देखने में आपको लग रहा होगा मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। देखो, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ जब आप इस हिंदी शब्द मनोविज्ञान को देखते हो, लेकिन इस मनोविज्ञान के सफर पर मैं आऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मनोविज्ञान शब्द जो आप देख रहे हैं, और अंग्रेजी के अंदर इसके लिए एक शब्द काम में ले रहे हैं, साइकोलॉजी। हम अक्सर मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी ये बोलते हैं, हमारी बोलचाल में आया हुआ शब्द है, हम अक्सर साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी विचार करिएगा साइकोलॉजी के शब्द के ऊपर। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये साइकोलॉजी का शब्द जो आपको दिख रहा है, ये शब्द कहते हैं कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1590 के अंदर हुआ, और जब रुडोल्फ गोइकले नाम के एक स्कॉलर थे, एक विद्वान थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द अपने आप में अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जब साइकोलॉजी शब्द आता है सीधा यूनानी या लैटिन बोल पड़ते हैं। साइकोलॉजी जिससे बना है साइके और लोगस, वो जरूर ग्रीक शब्द है, लेकिन मैं साइकोलॉजी शब्द की बात करूं तो विद्यार्थियों, ये साइकोलॉजी शब्द मैं बताना चाह रहा हूं कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकले ने किया। किसने किया? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया बताइएगा? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गोइकले। ये रुडोल्फ गोइकले
जो 1590 के अंदर एक किताब लिखता है और उस किताब का नाम था साइकोलॉजिया। देखिए, इस रुडोल्फ गोइकले ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम ही क्या है? उस किताब का नाम है साइकोलॉजिया। आप अगर इस किताब का नाम देखेंगे साइकोलॉजिया, तो इस किताब के अंदर पहली बार रुडोल्फ गोइकले ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। 1590 के अंदर रुडोल्फ गोइकले की यह किताब आई और इस किताब का नाम क्या था? इस किताब का नाम था साइकोलॉजिया। इस किताब का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। यह किताब जिसको साइकोलॉजिया कह रहा हूं, इस साइकोलॉजिया के अंदर रुडोल्फ गोइकले 1590 में साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग करता है। वैसे आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह साइकोलॉजी बनने से पहले, एक अलग विषय के रूप में अस्तित्व में आने से पहले, इस साइकोलॉजी को फिलॉसफी के पार्ट के रूप में पढ़ा जाता था। इसको हम फिलॉसफी में पढ़ते थे। देखिए, साइकोलॉजी 1590 में आया, तो क्या उससे पहले आज जो हम साइकोलॉजी में विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, क्या वो विषय वस्तु थी नहीं? या कोई 1590 के अंदर एक नया आविष्कार हो गया? आपको ध्यान हो, जैसे कक्षा 6 के अंदर एक मैडम पढ़ा रही थी और कक्षा 6 में पढ़ाते पढ़ाते एक मैडम ने बच्चों को समझाया कि बेटा, ऑक्सीजन की खोज फलाने वैज्ञानिक ने की। तो बेटा बोल पड़ा, स्टूडेंट बोल पड़ा, मैडम एक जिज्ञासा है। तो बोलो मैडम, जब ऑक्सीजन की खोज उस फलाने वैज्ञानिक ने की तो मनुष्य पहले कौन सी गैस श्वास के अंदर लेता था? अरे भाई, मनुष्य श्वास तो पहले भी ऑक्सीजन लेता था, पर उस ऑक्सीजन के बारे में लोगों को पता नहीं था। और वो पता कब चला? जब ऑक्सीजन की खोज हुई, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया। खोज होने के बाद ऑक्सीजन के बारे में पता चला, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि प्रकृति में ऑक्सीजन थी नहीं, ऑक्सीजन ही थी। और श्वास, दुनिया का हर प्राणी श्वसन के अंदर ऑक्सीजन गैस लेता है, यह हम जानते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं इस उदाहरण के माध्यम से कि साइकोलॉजिया किताब रुडोल्फ गोइकले ने लिखी, इसका मतलब यह नहीं कि साइकोलॉजी की विषय वस्तु, उसका कंटेंट पहले नहीं था, लेकिन वो कंटेंट पहले फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ा जाता था, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। आपको जानकारी हो, ये फिलॉसफी जिसको मैं दर्शन शास्त्र कह रहा हूं, इसके अंग के रूप में साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था, साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता था। लेकिन 1590 के अंदर जब रुडोल्फ गोइकले इस पुस्तक को लिखते हैं और साइकोलॉजिया किताब आती है, तो पहली बार इस साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ और तब से हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को फिलॉसफी के अंग से इतर देखा जाने लगा। हालांकि आपको मैं बताऊंगा, स्वतंत्र विषय के रूप में तो ये 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते, कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान और उससे पहले मनोविज्ञान, वो व्यापक तौर पर प्रचलित हुए। व्यापक तौर पर प्रचलन 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद हुआ। लेकिन क्योंकि मनोविज्ञान की जो नवीनतम परिभाषा, मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि यह साइकोलॉजी जो हम मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयोग में लेते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकले ने किया। और रुडोल्फ गोइकले ने कब किया? 1590 में किया। और विद्यार्थियों, कौन सी पुस्तक में किया? साइकोलॉजिया के अंदर किया। लेकिन एक बात ध्यान दें, ये साइकोलॉजी जो शब्द है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, आपको जानकारी हो, ये यूनानी भाषा के, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी कह लीजिए या ग्रीक कह लीजिए, इस यूनानी या ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह साइकोलॉजी शब्द ध्यान दे, यूनानी या ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर किसी किताब में लैटिन लिखा है। मैं एक चीज कहूंगा, रोमन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यूरोपीय देशों के अंदर
कहते हैं कि पुनर्जागरण काल से पहले लैटिन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी, लेकिन लैटिन से भी पहले ग्रीक या यूनानी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में यूरोपीय देशों में प्रयोग में ली जाती रही, और कालांतर के अंदर इसी ग्रीक या यूनानी की जगह लोग लैटिन का उपयोग करने लगे, तो ग्रीक का ही परिवर्तित रूप लैटिन था। और जब हम साइकोलॉजी में पर्टिकुलर लैंग्वेज देखेंगे तो साइकोलॉजी यूनानी या ग्रीक के दो शब्दों से बना, और अगर मान लो एग्जाम के अंदर अगर यह आए कि साइकोलॉजी कौन सी भाषा का, साइकोलॉजी तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन साइकोलॉजी कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक या यूनानी, लेकिन अगर ग्रीक या यूनानी विकल्प में नहीं है तो ऐसा नहीं कि उस सवाल के चारों ऑप्शन छोड़कर आना है। अगर ग्रीक या यूनानी विकल्प में नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी में आप लैटिन पर जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी पूछेंगे सर ग्रीक या यूनानी भी विकल्प है, लैटिन भी विकल्प है, तो दोनों में किसे चूज करें? तो ग्रीक या यूनानी। केवल साइकोलॉजी के लिए बात कर रहा हूं, साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक या यूनानी। लेकिन साइकोलॉजी में जितने भी शब्द और आएंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम किशोरावस्था आएंगे तो एडोलसेंस लैटिन के एडोलसियर से बना है, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम लैटिन के करिकल से बना है, इमोशंस यानी कि संवेग लैटिन के इमोवेयर से बना है। तो दूसरे जितने भी शब्द हम आएंगे साइकोलॉजी के अंदर, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व लैटिन के पर्सोना से बना है। दूसरे जितने भी शब्द आएंगे वहां लैटिन 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 और केवल लैटिन। लेकिन ये सारे लैटिन शब्दों की बात साइकोलॉजी के अलग अलग कंटेंट में चलेगी, लेकिन खुद साइकोलॉजी शब्द इसमें पहली प्रायोरिटी में लैटिन नहीं करना है, ग्रीक या यूनानी ध्यान रखना है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, और वो दो शब्द कौन से हैं? वो दो शब्द है साइखे या साइकी। आपको जानकारी हो ये साइके शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्मा। ये साइके, इस साइके का मतलब क्या होता है? आत्मा। और दूसरा शब्द है लोगस, लोगस। और अगर लोगस की बात करता हूं तो लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। आपको ध्यान हो, इस लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। आपने जैसे उदाहरण के तौर पर बायोलॉजी है तो बायो धन लोगस, जूलॉजी है जू धन लोगस, इकोलॉजी है इको धन लोगस। इतने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग लॉजी शब्द लगाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है ना। कहने का मतलब लॉजी, लॉजी यानी लोगस और लोगस यानी स्टडी, अध्ययन करना। तो कहने का मतलब है साइके, साइके का मतलब होता है आत्मा यानी सोल, और अध्ययन करना यानी स्टडी। आपको जानकारी हो, मैं बताना चाह रहा हूं, आत्मा का अध्ययन करना। जब 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने साइकोलॉजी या किताब लिखी, और जब उन्होंने पहली बार इस साइकोलॉजी शब्द की बात करी, उस समय इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में माना जाने लगा था। और आपको जानकारी होनी चाहिए, देखिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान के लिए अभी मैं मनोविज्ञान की बात करूं उससे पहले साइकोलॉजी शब्द की बात कर देता हूं। अंग्रेजी में साइकोलॉजी, हिंदी में मनोविज्ञान। ये साइकोलॉजी कह दीजिए या मनोविज्ञान कह दीजिए। अगर इस साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द की बात करूं तो इसको पहले कौन से विषय का अंग माना जाता था? ध्यान रखिएगा, इस मनोविज्ञान को जब रुडोल्फ गोइकले ने 1590 में साइकोलॉजी या किताब लिखी और पहली बार साइकोलॉजी की एक अलग व्याख्या की, उससे पहले इसको हमेशा इसकी जो विषय वस्तु थी, इसका जो कंटेंट था, मैंने आपको कहा ऑक्सीजन की खोज बाद में हुई, लेकिन मनुष्य ऑक्सीजन से श्वास तो पहले भी लेता था। साइकोलॉजी विषय बाद में बना, लेकिन साइकोलॉजी का कंटेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में तो था ही। और यह कंटेंट पहले किस विषय में था? दर्शन शास्त्र में था। यानी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में, दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में पढ़ा जाता था। यानी पहले यह सेपरेट नहीं था, इसे दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था। और
बात जब साइके धन लोगस की आई है और बात जब आत्मा की आई है, तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा की बात कौन करता है? दर्शन शास्त्र करता है। कहते हैं कि विज्ञान की सोच जहां समाप्त हो जाती है, वहां दर्शन की सोच प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा पर विज्ञान नहीं सोचता। विज्ञान के पास आत्मा और परमात्मा का जवाब नहीं है, लेकिन दर्शन के पास इसका जवाब है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पर ब्रह्म क्या है। ध्यान दीजिएगा। तो दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में इसे पढ़ा जाता था, लेकिन फिर यह साइकोलॉजी शब्द जब कहते हैं, अलग से अगर मैं बात करूं तो ये साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 के अंदर रुडोल्फ गोइक्ले ने किया। किसने किया? 1590 के अंदर इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइक्ले के द्वारा। और रुडोल्फ गोइक्ले ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आपको जानकारी हो, इसकी किताब का नाम था साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया किताब के अंदर रुडोल्फ गोइक्ले ने 1590 में पहली बार साइकोलॉजी का जो है अध्ययन, इसका जो है स्टडी, वो करा था। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूं। मनोविज्ञान के बारे में तो आपको पता चला कि साइकोलॉजी शब्द, ध्यान देना, यह साइकोलॉजी शब्द ये यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। कहते हैं जब पुनर्जागरण का काल यूरोपीय राष्ट्रों में था, उस समय लैटिन की जगह लोकल लैंग्वेजेस को महत्व दिया गया। लेकिन पुनर्जागरण से पहले मध्यकाल में लैटिन भी बढ़ चढ़कर बोली, और लैटिन के से भी पहले कहते हैं कि ग्रीक और यूनानी का स्थान रहा। तो उसी ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से कहते हैं कि साइकोलॉजी शब्द मिलकर बना है। एक साइके है और एक लोगस। अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द साइके है और दूसरा शब्द लोगस है। साइके का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन। इसका मतलब साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन। इसका मतलब साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आप अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी के लिए इसका वर्ड इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अब इसको समझ रहे हैं कि साइकोलॉजी, साइके धन लोगस, आत्मा का अध्ययन, तो आपको इसका हिंदी शब्द भी तो पता होना चाहिए। हिंदी के अंदर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान। आपको जानकारी हो, हिंदी शब्द मनोविज्ञान कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, बताइएगा। इसका शाब्दिक अर्थ तो सामने ही दिख रहा है, आप सब हिंदी भाषी हो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। इसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान हिंदी शब्द है, शाब्दिक अर्थ मनोविज्ञान, मनः धन विज्ञान, मन का विज्ञान। और आपको ध्यान हो, साइकोलॉजी यूनानी के दो शब्द है, साइके लोगस, आत्मा का अध्ययन। लेकिन मनोविज्ञान की क्या यही परिभाषा रही कि यह आत्मा का अध्ययन है? और क्या हम आज भी मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहते हैं? नहीं। आपको यह जानना होगा कि मनोविज्ञान अपनी परिभाषा पर, ठीक है ना, साइकोलॉजी के बारे में जहां लिखना होगा मैं लिख भी दूंगा, और कहीं कहीं स्थानों पर ग्राफिक्स के माध्यम से लिखता हूं, तो आप अपनी कॉपी में भी वैसे नोट्स बना लें, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट की तरह ऐसे लाइन टू लाइन रटने वाला सब्जेक्ट कतई नहीं है। ये ध्यान रखना इस चीज को। बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं सर इतिहास में, भूगोल में जैसे लाइन लिखते वैसे लाइन टू लाइन टिपा दो। ये टिपने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको पहले ही। आपको जहां जरूरी होगा लैंग्वेज मैं बिल्कुल लिखूंगा, ठीक है ना। हाँ, ध्यान देना। मनोविज्ञान कहते हैं, जब मनोविज्ञान की बात करते हैं, जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, कहते हैं कि ये साइकोलॉजी, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये साइकोलॉजी कह दीजिए या ये मनोविज्ञान कह दीजिए, ये
कई परिभाषाओं से होते हुए अपनी वर्तमान परिभाषा तक आकर पहुंचा है। कहते हैं इस मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा के विज्ञान के बाद यह मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, यानी कि साइंस ऑफ माइंड के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद यह मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, और चेतना के विज्ञान के बाद यह मनोविज्ञान खुद को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। और विद्यार्थियों, जब हम मनोविज्ञान की चारों परिभाषाएं पढ़ लेंगे तो एक मशहूर परिभाषा, चारों अवधारणाएं पढ़ लेंगे तो एक मशहूर अवधारणा महोदय वुडवर्थ की परिभाषा के रूप में आपको बताऊंगा। महोदय वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर अपने कॉन्शियसनेस मतलब चेतना का त्याग किया, और उसके बाद मनोविज्ञान खुद को व्यवहार के विज्ञान के रूप में अपनाता है। यह परिभाषा मेरी नहीं है, यह परिभाषा महोदय वुडवर्थ की है। यह परिभाषा किसकी है? यह जितेंद्र बोहरा की परिभाषा नहीं है, यह वुडवर्थ की परिभाषा है। मनोविज्ञान ने पहले किसका त्याग किया? अपनी आत्मा का। फिर किसका त्याग किया? मन और मस्तिष्क का। फिर किसका त्याग किया? चेतना का। और फिर किसका त्याग? फिर त्याग नहीं किया, फिर तो वर्तमान परिभाषा है। मनोविज्ञान खुद को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। हम एक एक करके इन तमाम परिभाषाओं पर आएंगे, ध्यान देना। हम एक एक करके इन तमाम परिभाषाओं पर आएंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान की कौन सी परिभाषा है? आत्मा का विज्ञान। मैं बताना चाह रहा हूं मनोविज्ञान की चार अवधारणाएं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान की अवधारणाओं में सबसे पहले मनोविज्ञान ने कौन से विज्ञान के रूप में खुद को स्वीकार किया था? आत्मा के विज्ञान के रूप में। आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए, जब साइकोलॉजी, रुडोल्फ गोइकले ने साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, उससे पहले यह दर्शन शास्त्र विषय का ही अंग था। और जब दर्शन शास्त्र विषय का अंग था तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि निश्चित रूप से जब दर्शन शास्त्र का अंग था, इसका मतलब आत्मा का ही विज्ञान रहा होगा, क्योंकि दर्शन ही तो आत्मा और परमात्मा की बातें करता है। विज्ञान में तो आत्मा और परमात्मा होती कहां है? विज्ञान की सोच तो आत्मा की बात करे उससे पहले ही खत्म हो जाती है, और दर्शन की सोच वहां से प्रारंभ होती है। मैं बताना चाह रहा हूं कि आत्मा के विज्ञान की बात जब अपन करते हैं तो प्राचीन काल के ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है। बहुत, जब मैंने दार्शनिक कहा है इसका मतलब दर्शन शास्त्र के बड़े माने हुए विद्वान है, और ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसमें अरस्तु का, प्लेटो का नाम ना आए? चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे बायोलॉजी हो, कौन सा ऐसा विज्ञान है? पुराने जमाने में शायद पूरी दुनिया के भौमिये ये प्लेटो और अरस्तु ही रहे होंगे। बताना चाह रहा हूं, ये प्लेटो और अरस्तु कहते हैं आत्मा के विज्ञान की बात होती है तो इसके समर्थक के रूप में प्राचीन यूनानी दार्शनिक, आपको जानकारी हो, प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ये कहते थे कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी की बात नहीं करते थे, लेकिन उस जमाने में साइकोलॉजी का जो कंटेंट दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु के जमाने के अंदर मनोविज्ञान कोई अलग सब्जेक्ट तो था ही नहीं, फिलॉसफी में ही पढ़ा जाता था इसका कंटेंट। और इसका जो कंटेंट जो आज हमने क्लासिफाई कर दिया कि क्या क्या मनोविज्ञान में है, वो सारी बातें जो होती थी वो दर्शन शास्त्र में होती थी और आत्मा के विज्ञान के रूप में होती थी, या मैं ये कह सकता हूं आत्मा के विज्ञान के रूप में बात होती है। तो निश्चित रूप से प्लेटो और अरस्तु के जमाने में इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में पहचाना गया, आत्मा के विज्ञान के रूप में इसे जाना गया। लेकिन आपको जानकारी हो, आपको ध्यान हो
आत्मा के विज्ञान के रूप में जब हम बात करते हैं तो ये समझ में आना चाहिए कि प्राचीन काल के यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु, ये जो साइकोलॉजी का कंटेंट, देखो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग, क्योंकि आप सब साइकोलॉजी पढ़ रहे हो और जिज्ञासाएं खुलकर सवाल आएंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा यार उस समय साइकोलॉजी था ही नहीं तो साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन कैसे कहा? साइकोलॉजी में नहीं था, मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, पर यह दर्शन शास्त्र का भाग तो था ही। और आपको जानकारी हो यह साइकोलॉजी किसके विज्ञान के रूप में है? आत्मा के विज्ञान के रूप में है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक और प्लेटो और अरस्तु के इसके जो है वो समर्थक माने जाते हैं, क्योंकि वो दार्शनिक ही है। मैं बताना चाह रहा हूं, जब हम मध्यकाल के भी बाद अगर हम बात करें देकार्ते की, देखो भारत में मध्यकाल है, यूरोप के अंदर वो पुनर्जागरण काल है, और उस जमाने के अंदर देकार्ते की बात करते हैं तो देकार्ते जिसका समय 1596 से लेकर और 1650 का समय रहा, कहते हैं 1596 से 1650, ये टाइम पीरियड मैंने क्यों लिखा, इससे आइडिया हो जाए कि देकार्ते का टाइम लगभग क्या था। देकार्ते जिसने मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में माना? आत्मा के विज्ञान के रूप में माना। और मैं बताना चाह रहा हूं देकार्ते ने भौतिक विज्ञान का सहारा लेते हुए, फिजिक्स का सहारा लेते हुए आत्मा के विभिन्न रूपों की जानकारी को अर्जित करने का प्रयास किया था। आत्मा, आपने मैंने किसने आत्मा देखी है, लेकिन देकार्ते ने प्रयास किया था इस आत्मा के अलग अलग रूपों को पहचाना जाए। आपको जानकारी हो इस देकार्ते ने क्या किया? इस देकार्ते ने भौतिक विज्ञान का सहारा लेते हुए, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का सहारा लेते हुए, भौतिक विज्ञान का सहारा लेते हुए आत्मा के अलग अलग रूपों की जानकारी अर्जित करने का प्रयास किया। आत्मा के विभिन्न रूपों की जानकारी अर्जित करने का प्रयास किया। मैं बताना चाह रहा हूं कि देकार्ते ने भौतिक विज्ञान का सहारा लेते हुए आत्मा के विभिन्न रूपों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास जो है वो किया था। इसका मतलब देकार्ते भी मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में स्वीकार करता था? देकार्ते भी मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार करता था। मैं बताना चाह रहा हूं, आपको जानकारी हो प्राचीन काल के यूनानी दार्शनिक अरस्तु है, प्लेटो है, ये आत्मा के विज्ञान के रूप में मानते थे। और आपको जानकारी हो रुडोल्फ गोइक्ले, ये भी आत्मा के विज्ञान के मत का समर्थक है। अब आप सोचेंगे कि रुडोल्फ गोइक्ले ने तो साइकोलॉजी किताब लिखी है। हां, किताब तो लिखी है, पर आपको जानकारी हो रुडोल्फ गोइक्ले ने इस किताब का नाम क्या रखा? साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया के अंदर इसने कौन सा शब्द प्रयोग में लिया? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के कौन से दो शब्दों से बनाया? साइकी और लोगस। और साइकी और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। इसका मतलब रुडोल्फ गोइक्ले मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन मानता था, तभी तो उसने किताब का नाम साइकोलॉजी रखा। अब आप सोचिए अगर रुडोल्फ गोइक्ले अगर आत्मा का अध्ययन नहीं मानता, मस्तिष्क का विज्ञान मानता और पहली बार इस शब्द का प्रयोग करता, इस कंटेंट वाले विषय का शब्द का प्रयोग, तो शायद साइकोलॉजी की जगह इसका नाम माइंडोलॉजी होता, मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है, या ऐसा ही कुछ मिलता जुलता, लेकिन इसने नाम रखा साइकोलॉजी। अगर मान लो ये चेतना का विज्ञान मान लेता तो किताब का नाम कॉन्शियसोलॉजी रख देता, लेकिन इसने सब्जेक्ट का नाम क्या रखा? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी क्यों रखा? क्योंकि ये आत्मा का विज्ञान मानता था। और आत्मा के लिए यूनानी भाषा में शब्द कौन सा काम में लेते थे? साइखे। और लोगस तो सबको ही पता है, बायोलॉजी, जूलॉजी, इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सबको ही पता है लोगस मतलब स्टडी। तो कहने का मतलब इसने साइके धन लोगस की बात की, और साइके धन लोगस मतलब स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल का मतलब आत्मा का अध्ययन। इसने आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया अपनी इस पुस्तक के अंदर, और इसलिए किताब का नाम भी साइकोलॉजिया और विषय
या जो इसके द्वारा हम कहते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। तो आपको ध्यान हो, रुडोल्फ गोइकले ये भी आत्मा का विज्ञान मानता है। देकार्ते जिसने फिजिक्स का सहारा लेते हुए आत्मा के अलग अलग रूपों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि यह भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानता था, यह भी आत्मा का अध्ययन कर रहा था। और प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु, वो तो सीधी सीधी बात है, वो तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वान वो तो दर्शन शास्त्र के ही थे, तो उनके जमाने के अंदर भी सीधा सा अपने को ध्यान रखना है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में ही सब्जेक्ट की महत्ता रही, भले ही वो सब्जेक्ट अलग से अस्तित्व में रहा हो या नहीं रहा हो, वो फिलॉसफी के पार्ट के रूप में रहा हो। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, आत्मा के अध्ययन के लिए देकार्ते ने फिजिक्स का सहारा लिया, और जब देकार्ते ने फिजिक्स से आत्मा के अध्ययन को जोड़ने का प्रयास किया तो कहते हैं कि उस जमाने के मशहूर दार्शनिक जॉन लॉक, कांट, हॉब्स, इन सब ने इनका विरोध किया। और सवाल क्या उठा कि भाई आत्मा का अध्ययन है तो बताओ भाई आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा कहां पे बैठी है। देखो उस समय हमारे शरीर का विज्ञान जो है ना, ये भी इतना डेवलप नहीं था। सवाल उठता है कि हमारी आत्मा कहां है, कोई के यहां है, कोई के यहां है, कोई के यहां है, कोई के यहां है। आत्मा है कहां? आत्मा कैसी दिखती है? इतनी दिखती है, इतनी दिखती है, इतनी दिखती है। आत्मा किधर है? आत्मा का रूप क्या है? आत्मा कौन से कलर की है? सफेद है, पीली है, काली है, नीली है, कैसी है? इसका मतलब ना हमें आत्मा का रंग पता है, न रूप पता है, न स्वरूप पता है, न जगह पता है, तो फिर आत्मा का अध्ययन कैसे करोगे भाई? इसलिए मनोविज्ञान को अपनी आत्मा का त्याग करना पड़ा। ये कौन कहता है? वुडवर्थ कहता है। बाद में बताऊंगा, वुडवर्थ की परिभाषा लिखाऊंगा। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। आपको जानकारी हो, जब देकार्ते ने आत्मा के अध्ययन को भौतिकी से जोड़ने का प्रयास किया, 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 तब हॉब्स, कांट, ये सब उस काल के क्या थे? दार्शनिक थे। हम लिख सकते हैं तब उस समय के दार्शनिक जॉन लॉक, स्पिनोजो, कांट, हॉब्स आदि ने देकार्ते का विरोध किया, देकार्ते के मत का विरोध किया, देकार्ते के मत का विरोध किया। और देकार्ते के मत का जब विरोध किया तो आपको जानकारी हो, इसका मतलब अब हम आत्मा से क्या कर रहे हैं? धीरे 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 आत्मा से अलग हो रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ प्रश्न उठे, कुछ सवाल उठे। प्रश्न क्या उठे? प्रश्न उठे कि भाई आत्मा का अध्ययन अगर आप कह रहे हो तो बताइए आत्मा का रंग क्या है? क्या आपको, मेरे को, किसी को भी पता है? नहीं। तो बताइए आत्मा का रूप, स्वरूप कैसा है? बताइए भाई, किसी को पता है? नहीं पता है। तो बताइए आत्मा शरीर में है कहां पे? आत्मा की लोकेशन शरीर में कहां है? ये बताओ। तो आत्मा कहां है? आत्मा कैसी है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? ये हम में से किसी को पता नहीं। आपको जानकारी हो, जब इन सवालों का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, इस सवालों का कोई जवाब नहीं मिला, तो मनोविज्ञान को धीरे धीरे अपनी इस परिभाषा को खारिज करना पड़ा। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी की ये जो परिभाषा है आत्मा के अध्ययन के रूप में, ये परिभाषा क्या हो गई? खारिज हो गई, ये परिभाषा रद्द हो गई। आपको ध्यान हो, कहते हैं मनोविज्ञान की ये परिभाषा रद्द हो गई। कहते हैं देकार्ते आत्मा के अध्ययन को फिजिक्स से जोड़ रहा था, वो
प्रयास कर रहा था कि आत्मा के रूप के बारे में अध्ययन करूं, आत्मा के रूप के बारे में स्टडी करूं, लेकिन लॉक, हॉब्स, कांट, स्पिनोजो ये सब देकारते के विरोध में कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम आत्मा के रूप और रंग पर जा रहे हो। ऐसा भाई नहीं चलेगा। आत्मा अगर इतना ही अध्ययन कर रहे हो, इतने ही होशियार हो, तो बता दो आत्मा का रूप क्या है, बता दो आत्मा का रंग क्या है, बता दो आत्मा की प्रकृति कैसी है। तो जब ये पता नहीं तो मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन की अपनी परिभाषा छोड़नी पड़ी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मनोविज्ञान के संदर्भ में हमारे को ध्यान रखनी है। लेकिन जब हम आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा का त्याग करते हैं तो हम एक दूसरी डेफिनेशन पर आए, और वो दूसरी डेफिनेशन क्या थी? वो दूसरी डेफिनेशन थी मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। आपको जानकारी हो, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अगर मैं मन या मस्तिष्क के विज्ञान की बात करता हूं, मैं साइकोलॉजी की इस दूसरी डेफिनेशन की बात करता हूं जिसको मैं साइंस ऑफ माइंड कह रहा हूं, तो मुझे एक मशहूर दार्शनिक याद आता है। 17वीं शताब्दी के अंदर इटली का दार्शनिक था जिसका नाम था पोम्पोनोजी, नॉट पेस्टोलोजी, पोम्पोनोजी। और आपको पता हो ये हमारा मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में पंप से क्या करनी है? हवा भरनी है। याद हो जाएगा, पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी मतलब पंप, और मस्तिष्क में पंप से भरी हवा। तो सवाल रहेंगे याद, और पेपर को करके आओगे चकनाचूर। तो आपको जानकारी हो, मन या मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में बात आती है तो सबसे पहले 17वीं सदी के इटालियन दार्शनिक पोम्पोनोजी को याद करिएगा। 17वीं शताब्दी के मशहूर इटालियन दार्शनिक, 17वीं शताब्दी के मशहूर इटालियन दार्शनिक पोम्पोनोजी, इनको याद करिएगा। कहते हैं 17वीं शताब्दी के मशहूर इटालियन दार्शनिक पोम्पोनोजी, और पोम्पोनोजी में पोम्पो से पंप, और पंप से भरनी है मस्तिष्क में हवा। तो याद होगा 17वीं शताब्दी के इटालियन दार्शनिक पोम्पोनोजी ने साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को किस रूप में माना? उन्होंने इस साइकोलॉजी को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। आपको जानकारी हो, 17वीं शताब्दी के मशहूर इटालियन दार्शनिक थे पोम्पोनोजी, और पोम्पोनोजी में पोम्पो से पंप, और पंप से हवा भरनी है दिमाग में, यानी कि पोम्पोनोजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। और मैं बताना चाह रहा हूं, केवल 17वीं शताब्दी का दार्शनिक, इटालियन दार्शनिक पोम्पोनोजी नहीं, अगर हम समर्थकों की बात करें जिन्होंने मन और मस्तिष्क के विज्ञान की बात करी, तो मैं आपको यहां पर जानकारी दूं। कहते हैं बहुत ही मशहूर विद्वान थे थॉमस रीड करके, बहुत ही मशहूर विद्वान थे थॉमस रीड। उन्होंने भी कहते हैं मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसके अलावा आपको जानकारी हो, जॉन लॉक, जिन्होंने देकारते ने जब भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया था मनोविज्ञान को, देकारते ने जब आत्मा के अध्ययन को भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया और भौतिक विज्ञान के आधार पर आत्मा के अलग अलग रूपों को पहचानने की कोशिश करी, तो कहते हैं कि जॉन लॉक ने विरोध किया था। जॉन लॉक, इसी तरीके से हॉब्स, आपको जानकारी हो, स्पिनोजो, ये तमाम लोग मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते हैं? लेबनिज, ये तमाम लोग मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते हैं? ये तमाम लोग मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। कभी परीक्षा में सवाल पूछ लेते हैं, भाई निम्न में से कौन सा विद्वान है जो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं मानता? तो हमारे को ये नाम याद होने चाहिए। लेकिन अब एक सवाल और उठता है। जैसे आत्मा पर सवाल उठाने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। सवाल आत्मा के विज्ञान पर भी उठे और सवाल मन या मस्तिष्क के विज्ञान पर भी उठे।
जब कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, चाहे पोम्पोनोजी ने कहा, लेकिन पोम्पोनोजी से थॉमस रीड, जॉन लॉक, हॉब्स, स्पिनोजो, लेबनिज, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी आए। लेकिन सवाल ये उठा कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, ठीक है, तो सवाल ये कि मन और मस्तिष्क क्या इसका भी कोई रूप है? ये कहां है? देखो, उस समय शरीर की और मस्तिष्क की संरचना के बारे में भी हम इतना नहीं जानते थे। आज तो अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जैसी चीजें भी बताते थे है। लेकिन आपको ध्यान हो, उस जमाने में सवाल उठा कि भाई मस्तिष्क कह रहे हो तो मस्तिष्क का रूप क्या है? जो सवाल आत्मा पर उठना चाहिए वो सवाल तो मस्तिष्क पर भी उठेगा। मस्तिष्क कितने प्रकार के हैं? मन क्या है? मन मस्तिष्क एक है, इनमें अंतर है? ऐसे बहुत से सवाल यहां पर उठे, तो विद्यार्थियों धीरे धीरे इसका अभिप्राय भी समाप्त हो गया। इसका भी अभिप्राय समाप्त हो गया। मैं बताना चाह रहा हूं 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का ही विज्ञान कहा गया, मगर 19वीं शताब्दी के आते आते धीरे धीरे यह अर्थ अपने आप में अपना प्रभाव खत्म करता गया। तो कहते हैं, आपको जानकारी हो, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी में भी कुछ समय, 17वीं और 18वीं शताब्दी मन या मस्तिष्क के विज्ञान की शताब्दी रही। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर मन और मस्तिष्क के विज्ञान के ऊपर भी कई सारे प्रश्न उठे। प्रश्न क्या उठे कि भाई मस्तिष्क इसके कोई प्रकार है क्या? मस्तिष्क का रूप है क्या? मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क का रूप, इसके ऊपर सवाल उठे। और सवाल यह भी उठे कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या है, कैसे पता करोगे? बहुत सारे सवाल। मन और मस्तिष्क जो हम बात कर रहे हैं, यह अपने आप में किस तरीके से डिफरेंस रख रही है, मतलब इनमें क्या अंतर है? बहुत सारी चीजें, ये ऐसी चीजें थी जिसके आधार पर मनोविज्ञान ने अपनी मन और मस्तिष्क के अध्ययन की परिभाषा, इसको भी मनोविज्ञान को छोड़ना पड़ा। आपको ध्यान हो, अक्सर जब इस प्रकार की परिभाषाएं आती है तो हमारे को कौन कौन समर्थक थे उनके नाम जरूर याद होने चाहिए। हमने मनोविज्ञान की बात करी, हमने साइकोलॉजी शब्द की बात करी, हमने रुडोल्फ गोइक्ले की बात करी, हमने बात करी मनोविज्ञान की पहली दो अवधारणाओं की, आत्मा के विज्ञान के रूप में और मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की तीसरी अवधारणा, चेतना के विज्ञान की, और फिर आएगी व्यवहार का विज्ञान जो उसकी वर्तमान अवधारणा है। बहुत अच्छे से और एप्टीट्यूड के साथ में समझने का प्रयास करिएगा निश्चित रूप से। बाकी इतने सारे विद्यार्थी जो इस लेक्चर को देखते हैं, मैं एक एक की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। कुछ लोग कहेंगे सर बहुत धीरे चल रहे हो, तेज चलो, कुछ लोग कहेंगे तेज चल रहे हो, धीरे चलो, लेकिन मैं वैसे ही चलूंगा जैसे मैं चलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।